गाइस, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। जिस तरह की हिस्ट्री के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। हाइपर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में अचानक से हो जाती है और जिसको कंट्रोल करना इक्वल टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि काफ़ी ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन जो चल रही है वो इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हमारे पाकिस्तान में हम जिस इन्फ्लेशन का शिकार हैं वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड एक चीज़ की बढ़ती है तब जाके उसकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन आवाम के पास पैसा होता है। मतलब कि आप अमीर है, सारी की सारी जितनी भी आवाम है उन सब के पास पैसा है ख़रीदने के लिए, और उस खरीदने की पावर की वजह से, मतलब कि एक एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर होने की वजह से आप ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं। उस डिमांड के बढ़ने की वजह से उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहीं पर जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है वो इससे बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये होती है कि अगर एक चीज़ का रेट बढ़ जाए लेकिन उसके रेट बढ़ने से आपके आम आवाम के पैसे से कोई ताल्लुक ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि आम आवाम उस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग गई है, आम आवाम की परचेजिंग पावर बढ़ गई है जिसकी वजह से उस चीज़ का रेट जो है वो ऊपर बढ़ गया है। बल्कि ऐसा सीन ना हो, सीन ये हो कि उस चीज़ का रेट दूसरी वजूहत से बढ़ा हो, जिसके अंदर मेजर वजूहत ये हैं कि उस चीज़ के प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई हो, जैसे कि उसकी रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो गया हो, अचानक से बहुत ज़्यादा महंगा रॉ मटेरियल हो गया हो जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो गई हो और उस चीज़ का ऑटोमेटिकली रेट चढ़ गया हो। लेकिन इसका बोझ उसके ऊपर पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा और दूसरी वजूहत की वजह से बढ़ती होती है, जिसकी एक मेजर वजह ये है कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई हो। मतलब कि आप एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस चीज़ का आपको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो जाहिर बात है कि आपने आगे सेल उसको महंगा करना है, और उस चीज़ का एक बोझ जो है वो आम आवाम के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर आता होता है कि उनकी परचेजिंग पावर तो नहीं बढ़ रही लेकिन वहीं पर ही उनको वो चीज़ महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ने की जगह के ऊपर कम हो जाती है। और इसके अलावा एक और भी वजह होती है कि आपको इंपोर्ट्स महंगी पड़ने लग जाए, जैसे कि हमारी अब करेंसी जो है यूएस डॉलर के मुकाबले में अचानक से बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुई है। उसकी वजह से भी ज़ाहिर बात है कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं जितनी भी, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और आपकी वहाँ पर भी परचेजिंग पावर अफेक्ट होती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनका लिंक होता है चीज़ों की कीमतों के साथ, और रोज़मर्रा की हमारी जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगी पड़ेगी तो ज़ाहिर बात है कि वो हमें आगे पहुँचते पहुँचते और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से मुल्क में अनस्टेबिलिटी आती है। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है, मतलब कि करेंसी की जो कीमतें गिरती हैं, इसके एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का। आपने नोटिस किया होगा कि जबकि पाकिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं, तब की अचानक से जो है सब कुछ जो है अजीबोगरीब किस्म का लगने लग गया। सडनली इतनी ज्यादा जो है वो क्राइसिस आने लग गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा, एक बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो अपना पैसा उठाएगा चुपचाप बाहर ले जाएगा। इसी तरह से उसको देखा देखी दूसरा बंदा भी ले जाएगा, उसको देखा देखी तीसरा बंदा भी ले जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब एक चीज फैल जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अपना पैसा जितना हो सके बचा लो, तो सारे लोग क्या करेंगे, पीकेआर को डंप करके यूएस डॉलर खरीद लेंगे। जब यूएस डॉलर की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर और ज्यादा महंगा होता जाएगा। अब यहाँ पर ये आता है कि एक टाइम आता है कि जब ओपन मार्केट के अंदर आपने डॉलर को ओपन किया होता है ना, मतलब कि आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे होते, तो एक टाइम आता है जहां पर आके वो आखिरकार स्टॉप कर जाता है। लेकिन अगर आपने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है तो वो जो रुकना होता है ना, वो रुकता नहीं है बल्कि वो और ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लग जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि इंटरबैंक का रेट और होता है, ओपन मार्केट का रेट और होता है। इंटरबैंक आपको 220 का डॉलर दे रहा था, ओपन मार्केट के अंदर आपका 250 255 में डॉलर चल रहा था। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस कम नहीं हो रहा था बल्कि ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ रहा था। अब जब हमने प्रेशराइज होकर एक इंटरबैंक के ऊपर जो कंट्रोल्ड डॉलर रेट रखा हुआ था उसके ऊपर से कंट्रोल हटाया तो ये 255 से उठता हुआ सीधा 270 के ऊपर चला गया। अब 270 के ऊपर आकर इसने ब्रेक लगाई और फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है नीचे आया, बट इतना ज्यादा नीचे नहीं आया। इसी तरह से हमारी मिसाल ले लें आप फॉरेक्स रिजर्व की, कि फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे इतनी ज्यादा तेजी से डाउन गए। क्यों? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेजते थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेजना छोड़ दी, और ये रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा कम होगी बिकॉज ऑफ इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट रेट डिफरेंस। इतना बड़ा जब रेट डिफरेंस आपको मिल रहा हो ना कि आप सिर्फ $10,000 भी भेज रहे हो पाकिस्तान के अंदर तो आपको 5 लाख 5.5 लाख रुपए का डिफरेंस मिल रहा हो, तो आप क्या उसको बर्दाश्त करेंगे? या फिर आप सिंपली ये करेंगे कि जो जरूरत के थोड़े बहुत पैसे होंगे वो आप पाकिस्तान भेजेंगे, बाकी सारे का सारा पैसा आप बाहर रखेंगे। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से आता है दुबई के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। दुबई के अंदर पाकिस्तानियों ने रियल एस्टेट में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है कि दुबई के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से पाकिस्तानियों का नंबर आता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो दुबई जाके कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ला रहे? अनस्टेबिलिटी है, किसी को भी एतबार नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी भी टाइम के ऊपर कोलैप्स कर जाए और हम अपने जितने भी कैपिटल्स हैं वो सारे के सारे लूज कर जाएं। दैट्स द रीजन कि काफी ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने से डर रहे हैं, और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं वो किसी न किसी तरीके से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग बाहर लेकर भी जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा रैपिडली पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट्स उठ रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरीके से आ सकती है ये बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम पॉलिटिकली स्टेबल किस तरीके से हो सकते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमें कुछ ऐसी पॉजिटिविटी देखने को मिले कि हम कुछ रिलीफ अपना ले सकें। इस तरीके से अगर हम चलते रहे तो हम नीचे जाते जाएंगे, और हम एक टाइम आएगा कि इतना नीचे चले जाएंगे कि हमें उठा भी कोई नहीं सकेगा। हम एक ऐसी बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुके हैं जहां पर सर्वाइवल तो पॉसिबल है विद वेरी वेरी टफ डिसीजंस, बट इस लाइन को अगर हमने क्रॉस कर दिया तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? अगर हम सर्वाइव कर पाते होते तो फिच रेटिंग्स होगी, मूडीज हो गए, जितनी भी ये डिफॉल्ट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं, ये सारी की सारी हमें इतनी ज्यादा नेगेटिविटी ना प्रोवाइड कर रही होती, आईएमएफ आपको इतना ज्यादा प्रेशराइज ना कर रहा होता, चाइना आपसे इस तरीके से हाथ ना उठाता, यूएई आपसे इस तरीके से जो है हाथ ना उठाता, और सऊदी अरेबिया जो कि आपका इतना पुराना एलाई है कि हमारे उनके बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो देखने को भी तैयार नहीं है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।